में आपको एक से रहेगा, आपको निश्चित तो मालूम है। बैंक में एक और चीज आता है कि आपने देखा होगा, हमारी ईएमआई ड्यू हो गई, ईएमआई ड्यू हो गई, आपने सुना है एक शब्द चलता है ईएमआई ड्यू हो गई, हमारी हमारी किस्त ड्यू हो गई, किस्त ड्यू हो गई। सुना है नहीं सुना है? हाँ या ना बोलिए। जी सर। है ना? तो वो क्या है, वो ईएमआई होती है। आपने कोई गाड़ी उठाई और उस पर ईएमआई क्या हुई, उन्होंने उस पर ब्याज भी जोड़ दिया। आपने गाड़ी उठाई, 3 साल के लिए गाड़ी उठाई, और 3 साल की गाड़ी उठाने के बाद आपने उसमें ईएमआई बना, 3 साल का ब्याज जोड़ा मूलधन में, और वो उसको पूरे 3 साल में बांट दी, 36 महीने में बांट दी। उसको इक्विटेड मंथली, मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट है उसमें ब्याज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने आप इतना करोगे तो आपका लोन चुक जाएगा। 5 साल का लोन लिया, 5 साल की ईएमआई क्या हुई, ईएमआई ये हुई 5 साल में ब्याज भी जोड़ दिया मूलधन में, 5 साल में इतना ब्याज आएगा, और जोड़ने के बाद 5 साल की 60 महीने की डिवाइडेड बाई 60 की किस्त बना दी, तो आपका ये ईएमआई हो गई। इसका भी एक फॉर्मूला है, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि आजकल एक्सेल शीट में कैलकुलेटर आते हैं, इसलिए इसको अपन न याद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसके जो मूल सिद्धांत है, मूल कंसेप्ट है, उसको अच्छी तरह समझ लें, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये अपना वो ईएमआई का सिस्टम है। ईएमआई में ये होता है कि जो भी ब्याज है उसमें ब्याज जुड़ जाएगा, ब्याज की रकम जुड़ जाएगी मूलधन में, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जितनी भी किस्तों का लोन है उसमें बराबर बांट के आपको किस्त बांट दी जाएगी, और किस्त आप देते जाएंगे। तो उसको ईएमआई बोलते हैं, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसको एक दफा फिक्स कर दी तो आपको चेंज नहीं होना पड़ता। अब बैंक्स, ये भी अपन ने चर्चा कर ली कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चेंज करते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस बनाती है रिपो रेट के हिसाब से, जो कि बेंचमार्क के आधार बन जाता है, कि जिसके हिसाब से सारे बैंक, विभिन्न बैंक, जितने भी बैंक हैं, वो अपने रेट इसके आधार पर ही लिंक करते हैं। उनको बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट के हिसाब से लिंक कर देते हैं, और ये घटता बढ़ता रहता है। और ये कोई भी फ्लोटिंग रेट है, ये एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होता है, उससे अंदर लिंक होते हैं। तो ये अपना आज का इसके अंदर ये सेशन। आप बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी को कुछ पूछना है क्या? अब अपना ये सेशन हो गया खत्म, अपन रिवाइज करें। जी सर। जी सर, रिवाइज करवा दीजिए एक बार, बता है ना? हाँ भैया, सब लोग जरा जी, ध्यान से रिवाइज सुन करवा लीजिए। दीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ सर। स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन, है ना? सब लोग चाहे तो नोट कर लिए, कुछ कर लीजिए। सबसे पहला है कि नोट्स मिलेंगे ना सर? हाँ, नोट तो आप नोट कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ऐसा करो ना, जितने पीपीटी है ना, इसका आप फोटो भी खींच सकते हो, चाहो तो फोटो खींच लो किसी कैमरे से, ठीक है ना? हाँ सर। है ना? तो अकाउंटिंग का अपना जो आज का टॉपिक है, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशन, इसके अंदर 3 चीजें हैं। अकाउंटिंग भी है, फाइनेंस एंड ऑपरेशन, इसके नियमावली, सिद्धांत क्या है, इस पे अपन चर्चा की गई। आज इसमें क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि अकाउंटिंग फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अपना सामान का, पैसे का लेन देन वगैरह होता रहता है, और उसमें एक ग्रुपता लाने के लिए, एक साझा रखने के लिए अकाउंटिंग का जो मूल सिद्धांत है एक से रहने चाहिए, तभी वो उसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तभी वो उसका मीनिंगफुल रहेंगे, तभी वो काम आ सकते हैं। उसके कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, क्योंकि सबको मानने पड़ते हैं। इसलिए इनको एक रूल बनाया गया कि सारे जितने भी बिजनेस करेंगे उनको इन सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, चाहे वो बैंक अकाउंटिंग हो, चाहे बिजनेस व्यापार हो, उन सबको ये एक रूल्स हैं वो मानने पड़ेंगे, बेसिक रूल्स हैं, जो जिसपे पूरे अकाउंट का संचालन, लेखा जोखा रखा जाएगा। अब अपन बात करते हैं अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग की। बैंक अकाउंटिंग की जरूरत यूं पड़ी कि बैंक में कोई भी अकाउंट अपन लेखा जोखा रखते हैं, उसको याद रखने के लिए बैंक के पास लाखों हजारों कस्टमर्स हैं, उनका लेखा जोखा ह्यूमनली, मानव के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसका लेखा जोखा रखना एक निर्धारित प्रारूप पे, निर्धारित तरीके से, ताकि वक्त जरूरत पड़ने पे वो काम आ सके, एज एन एविडेंस, एक सिद्धांत के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले आपने किस बैंक में क्या जमा किया आपको याद नहीं रहेगा, बट अगर आप बैंक में जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई मुझे इस तारीख का मैंने जमा किया या नहीं किया, या मैंने निकाला नहीं निकाला, तो वो बताएंगे नहीं, तो आप देखिए 5 तारीख का रिकॉर्ड में ये आपने निकाला, ये आपका चेक है,
ये आप सामने देखिए, ये आपके दस्तखत है। तो लेखा जोखा रखने का ये फायदा है और डिटेल एनालिसिस हो जाती है और ये वास्तविकता पिक्चर देता है और ये हर साल हर बैलेंस होता है। कोई भी बैंक होगा उसको ये मान्य रखना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन को डिटेल रखनी पड़ेगी, संभाल के रखना पड़ेगा। अकाउंटिंग का एक दूसरा सिद्धांत है, कोई भी डेबिट होगा उसका क्रेडिट होगा और कोई भी क्रेडिट होगा उसका डेबिट होगा। कोई भी नामे होगा उसका जमा होगी एंट्री और नाम जमा होगी तो उसकी नामे एंट्री होगी। बैंक्स में चाहे कोई भी व्यापारिक संस्था हो, डबल एंट्री सिस्टम होती है, हर एंट्री की दो जगह उसकी लिखाई होती है और ये क्योंकि दो जगह एंट्री होती है जो डेबिट और क्रेडिट, इसलिए जब भी आप डेबिट का क्रेडिट का जोड़ लगाएंगे तो वो आपको बैलेंस शीट टैली मिलेंगे। बैलेंस शीट अकाउंटिंग में 3 तरीके के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं जो कि पूरे उसके व्यवहारिक दृष्टि से किसी भी बिजनेस का चाहे बैंक का पूरा उसका लेखा जोखा एक दफे में एक जगह पे प्रस्तुत किया सकते हैं। वो स्टेटमेंट होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, लाभ हानि पत्रक और चिट्ठा। चिट्ठा किसी भी संस्था का, चाहे वो बैंक हो चाहे व्यापारिक संस्था हो, उसका एसेट लायबिलिटी यानी देनदारी और लेनदारी दर्शाता है। ये पूरे साल का आप एक दफे निकालना अनिवार्य रूप से 31 मार्च को, बीच में जब भी चाहे रोज भी निकाल सकते हैं, हर तिमाही, छमाही, 1 महीने में, हफ्ते में, जब आपकी सुविधा हो निकाल सकते हैं। क्यों? उसमें बहुत आसान है, आपको एक तरफ लेनदारी जोड़नी, एक तरफ देन जानी जोड़नी, या आपकी चिट्ठा बन गया। इसी तरह के दूसरा स्टेटमेंट बनता है वो लाभ हानि पत्रक, वो साल के आखिरी में बनता है। हालांकि इसको भी अपन बीच में बना सकते हैं, तब अपने को ये मालूम पड़ जाएगा कि आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको कोई लाभ हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है जो कि सिर्फ बताता है कि आपका कैश कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। एक शब्द आया था इंटरेस्ट या ब्याज। इंटरेस्ट, ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है आपने किसी भी चीज की, किसी भी कोई चीज रकम यूज करी, किसी का भी कोई सामान यूज किया, उसका आप उसका प्रीमियम देते हैं। आप जब किसी का आप कैश लेके यूज कर रहे हैं तो उसका सामान के रूप में आपने रकम ली और उसका आपको प्रीमियम ब्याज के रूप में देनी पड़ेगी। ब्याज प्रतिशत के उस पर दर्शाया जाता है। ब्याज को आमतौर पे सालाना दर पे लिखा जाता है, माना जाता है, समझा जाता है। जो व्यक्ति पैसा लेता है वो ब्याज देता है और जो पर्सन पैसा देता है उसको ब्याज मिलता है, वो ब्याज का हकदार है क्योंकि अपन उसकी चीज ले रहे हैं। उदाहरण के लिए बैंक से अपन ने लोन लिया, तो बैंक से पैसा लिया तो अपने को बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। इसी तरीके से बैंक में आपने कुछ जमा किया तो बैंक ने चूंकि पैसा आपसे लिया तो बैंक आपको उसका ब्याज देगी। तो जो पैसा देता है उसको ब्याज मिलता है और जो लेता है उसको देना पड़ता है। ब्याज 2 तरीके के होंगे, सिंपल और कंपाउंड, साधारण और चक्रवर्ती। अगर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है उस सिद्धांत को चक्रवर्ती बोलते हैं। ये मूल धन से साधारण ब्याज से ज्यादा रहता है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसीज के माध्यम से हर तिमाही छमाही में वर्तमान आर्थिक व्यवस्था देश की, कंट्री की महंगाई क्या है, डायरेक्शन कंपनी किस तरफ जा रहा है, उसके आधार पे मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है और वो बेसिक रेट होते हैं जिसके आधार पे दूसरे बैंक अपने सारे रेट्स को निर्धारण करते हैं। बैंक्स के अलावा कोई भी बिजनेस एंटिटी या बिजनेस व्यापार कोई भी होता है वो हर किसी का लेखा ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा रखता है और सिस्टमेटिक तरीके से रखने का तरीके को जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। जो डे टू डे नियम के हिसाब से कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो लिखा जाएगा। कोई भी छोटी छोटी एंट्री भी जर्नल एंट्री लिखी जाएगी और ये जर्नल एंट्री बाद में लेजर में ट्रांसफर करी जाती है। इनको रिकॉर्ड किया जाता है, हर दिन ट्रांजेक्शन करे जाते हैं, रिकॉर्ड करा जाता है। सामान्य तौर पे सिद्धांत ये भी है कि चूंकि अलग अलग व्यापार अलग अलग चीजों में डील करते हैं उसमें सब समानता एक रूपता लाने के लिए अपन इन सबको कोई भी ट्रांजैक्शन को पैसे के रूप में ही अंकित करेंगे, लेखांकित करेंगे, लिखेंगे, तभी उसका कोई ना कोई मतलब निकलेगा। उदाहरण के लिए कोई आदमी कार डीलर है तो वो कार के हिसाब से नहीं लिख सकता। कार कितनी की है वो आपको कार की कीमत के आधार पर लेखा जोखा लिखेगा। पेट्रोल पंप वाला है तो पेट्रोल पंप के आधार पे लेखा जोखा लिखेगा, ना कि पेट्रोल कितना लीटर है उसके, डीजल कितना लीटर है उसके आधार पे नहीं लिखेगा। राशन वाला राशन के आधार पे नहीं लिखेगा, पैसे के आधार पे लिखेगा। तभी ये मीनिंगफुल डाटा होगा, तभी इसका आकलन एक रूपता रहेगी और तभी इसमें कंपैरिजन पता पड़ पाएगा कि कौन से में फायदा हो रहा है, किसमें नुकसान हो रहा है। तो कुछ अकाउंटिंग के मूल सिद्धांत हैं कि बिजनेस एंटिटी जो होती है, जो व्यापार होता है
और जो व्यापार चलाने वाला था वो अलग अलग होते हैं। यानी कि जो व्यापार होता है उसका लेखा जोखा जो चलाने वाला है उससे अलग होता है, व्यापार वाले का लेखा जोखा अलग और जो चलाता है उसका अलग होता है। हर एंट्री के डुअल एंट्री कंसेप्ट रहता है, हर एंट्री के डेबिट होगी और एक क्रेडिट होगी। ये चीज अपन पहले भी कितनी दफे इस सेशन में चर्चा कर चुके हैं, फिर पूरा उसको दोहरा रहे हैं कि हर चीज का एक नामे और जमा एंट्री डबल एंट्री सिस्टम है, तभी ये टैली होते हैं। कोई भी बिजनेस एंटिटी गोइंग कंसर्न है, जब तक बिजनेस बंद नहीं किया जाएगा, जब तक ये माना जाएगा कि गोइंग एंटिटी है, चलती चलती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहेगी, जब तक कि बंद नहीं किया जाएगा। बंद करते समय अगर बंद करना ही पड़े तो सारी देनदारियां सारी लेनदारियां चुकाई जाएंगी, तभी वो बिजनेस एंटिटी बंद मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। अकाउंटिंग पीरियड का भी कंसेप्ट है, उसके अंदर ये है कि एक रूपता रखने के लिए सारे देश में, भारतवर्ष में आपको सारे जो भी व्यापार करेगा उसको हर साल के आखिरी में 31 मार्च को अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, लाभ हानि पत्रक बनाना पड़ेगा। व्यापार का संबंधित सारे आपको लाभ हानि पत्रक और चिट्ठा आपको बनाना पड़ेगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपने उस अमुक साल में क्या पैसा कमाया, क्या नहीं कमाया, क्या आपका लेनदारी थी, क्या देनदारी थी, आपका व्यापार किस तरफ चला। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, कोई भी ट्रांजेक्शन अपन ने चर्चा करी, कार वाला पैसे के रूप में लिखेगा, पेट्रोल वाला पेट्रोल के रूप में लिखेगा, ना कि पेट्रोल या कार के रूप में। जो भी खर्चा आएगा, खेत खर्चा आएगा, वो मैचिंग कंसेप्ट होगा। जो भी खर्चा आएगा इस साल का खर्चा इस साल लिखा जाएगा, जो इस साल का आय है वो इस साल में लिखी जाएगी। एक्रूअल कंसेप्ट, पिछले साल का जब तक पैसा आएगा नहीं माना जाएगा। जो खर्चा अपन ने कीमत आई, जिस कीमत पे आया और जिस कीमत पे बेचा उसको आधार पे करा जाएगा, ना कि पिछली कीमत पे। हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट में आपने बतलाया समझा कि जब कोई चीज अपन ने फरवरी में खरीदी तो फरवरी के भाव से ही उसका हिसाब किताब लिखा जाएगा। बैंक्स के अंदर प्रॉफिट जो कमीशन होता है, ब्याज होता है, जब रियलाइज होता है तभी बुक किया जाता है, उससे पहले नहीं। व्यापार में हालांकि वो लोग उसको यूज कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, अब बुक कीपिंग में अपन चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले फिर चर्चा करी, कोई भी एंट्री की दो जगह लेखा जोखा लिखा जाएगा, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट, और तभी ये टैली होते हैं। उनका नाम ऊपर लेजर के ऊपर लिखा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी एंट्री की दो जगह फोल्ड होती है, और हर डेबिट पूरे डेबिट जोड़ लेंगे, क्रेडिट जोड़ लेंगे तो वो टैली हो जाते हैं, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। बैंक्स भी व्यापारिक संस्था है, इसलिए ये भी डबल एंट्री सिस्टम इसको फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक्यूरेट होता है, सिस्टमेटिक होता है, बिल्कुल एक्यूरेट, पाई टू पाई आपको मिलेगा, नियम बिल्कुल विधि से मिलेगा, डेट वाइज मिलेगा, आपको मालूम पड़ेगा किसी समय भी आपका क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर दिख जाएगी। इसी से अपन सालाना प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में तीन तरीके के खाते होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल खाते में है स्टॉक्स, कैश, ये जो है रियल खाते कहलाते हैं। बिल्डिंग मशीनरी यानी कि एसेट साइड के जो खाते हैं वो आमतौर पे रियल कहलाते हैं। पर्सनल साइड के खाते जो होते हैं इंडिविजुअल, वो लायबिलिटी साइड के खाते हैं, पूंजी वगैरह जो होती है उसको अपन उसके अंदर पर्सनल बोलते हैं। तीसरा खाता होता है नॉमिनल। नॉमिनल खाता क्या है? नॉमिनल खाता होता है सिर्फ लाभ हानि का, जो भी आप खर्चे या आय से जुड़े खर्चे हैं वो नॉमिनल खाते में लिखे जाते हैं। तो खाते तीन तरीके के हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पूंजी वाला अकाउंट पर्सनल कहलाएगा, रियल जो कि एसेट साइड का चिट्ठे का होगा, स्टॉक होगा, कैश होगा, फर्नीचर, वो रियल वाला कहलाएगा। नॉमिनल होगा लाभ हानि वाले। इसके एंट्री करने के भी, बुक कीपिंग करने के भी तीन नियम है। पर्सनल अकाउंट में जो डेबिट, जो आपकी पूंजी वाला अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। डेबिट द पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट इनकम, जो लाभ है, फायदे हैं, और जो भी खर्चे हैं वो डेबिट होंगे। खर्चे नामे होंगे, फायदे जमा होंगे। जो पैसा लेगा पर्सनल अकाउंट में वो रिसीव करेगा, वो डेबिट होगा, जिसको दिया जाएगा वो क्रेडिट होगा। जो सामान अंदर आया, माल अंदर आया, स्टॉक आया, वो डेबिट होगा। अगर कि माल बाहर गया वो क्रेडिट होगा। ट्रांजैक्शन रखने के लिए, लेखा जोखा रखने के लिए बुक्स बनती है, जर्नल और लेजर। जर्नल वो है जो कि रोज के रोज ट्रांजैक्शन
नियम सिस्टमेटिक वाइज जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा वो लिखे जाते हैं, उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। साल के आखिरी दिन के आखिरी में उसको टैली किया जाता है, और वो टैली करने के बाद ही उसको अपन मानते हैं कि वो टैली है। और जर्नल एंट्री से सारी समरी करके बना के जोड़ करके उस लेजर के अंदर एंट्री होती है। जर्नल एंट्री दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें बिकती है, बाद में वो सब जोड़ के लेजर में डाली जाती है। लेजर की एंट्री और जर्नल की एंट्री का अंतर आमतौर पे पूछा जाता है। जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री रहती है, लेजर होता है बुक फाइनल एंट्री, जस्ट एक एंट्री होती है। जर्नल एंट्री में आपको डॉक्यूमेंट, वाउचर, बिल्स वगैरह सब मिलेंगे। जर्नल एंट्री सिर्फ एक एंट्री की रहती है, उसमें वाउचर बिल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री के बाद ही उसी के पैसे को जोड़ के अपन लेजर में डालते हैं। तो अपन ये सिद्धांत क्यों समझे कि लेजर में जर्नल एंट्री के जोड़ करके इकट्ठे जो एक से आइटम है वो जोड़ के लेजर में डाल देते हैं। समझने के लिए बात करें, बहुत आसान तरीका है समझने का। जैसे गेहूं की 10 अपन ने कलम या एंट्री जोड़ ली और गेहूं के लेजर अकाउंट में 10 की जगह 8 डाल दी। कार आई, कार 10 कार लिखी, कार का जोड़ के लेजर में डाल दी, तो लेजर में एक एंट्री होगी, उसमें होगी। क्योंकि कार हुई है तो उसके बिल्स वगैरह आपको जर्नल में मिलेंगे, उसके अंदर लेजर में नहीं मिलेंगे। जर्नल एंट्री रोज रिकॉर्ड की जाती है, उसकी पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक मतलब समय पे, जब आपको फुर्सत हो, हफ्ते में कर लो, दूसरे दिन कर लो, तीसरे दिन कर लो, रिकॉर्डिंग करनी आवश्यक होती है। ये समरी होती है, ये आप देखिए समरी होती है, लेजर में समरी होती है, और ये अलग अलग एंट्री होती है। ये दोनों एंट्री के एस्पेक्ट दिखाता है। जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों होगी, इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है, इसमें डॉक्यूमेंट रहते हैं, इसमें नहीं रहते, अपन ने चर्चा करी। कैश बुक में सारे कैश, जितने भी रिसीट पेमेंट या कैश कहाँ से आया कहाँ गया, ये सारी चीजें कैश बुक में लिखी जाती हैं। ये कैश बुक एक लेजर जैसे ही होता है, इसके अंदर जर्नल एंट्री नहीं होती। कैश बुक एक ऐसी है जिसके अंदर दो लेजर नहीं होते, जर्नल और एंट्री नहीं होती, सिर्फ एक कैश बुक एक ही रहेगी और उसके अंदर एंट्री होगी। उसके अंदर भी 2 कॉलम होंगे, डेबिट और क्रेडिट। नामे वाली साइड डेबिट, जमा वाली साइड क्रेडिट। इसके अंदर भी वही रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो कि रियल वाला था वो वाला आएगा। बिजनेस में आमतौर पे एक पेटी कैश का सिद्धांत भी चलता है कि छोटा सा पैसा निकाल के रख दिया जाता है ताकि डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए वो अपन बिजनेस वाले कर सके, उसमें पूरा कैश निकालने की उनको आवश्यकता ना पड़े। इन जर्नल एंट्रीज के आधार पे, लेजर के आधार पे एक बनता है बैलेंस, उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, जहाँ की पूरे की पूरे डेबिट और क्रेडिट एंट्री को जोड़ लगता है। इट शुड टेल, ये आमतौर पे हमेशा मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता तो आपका ट्रायल बैलेंस, ये बेसिक लेजर, बेसिक एंट्री सिस्टम है ट्रायल बैलेंस, जो कि मिलना ही चाहिए। डेबिट और क्रेडिट दोनों मिलने चाहिए, तभी ये आपका ट्रायल बैलेंस चाहिए। सबसे पहली एंट्री जो जर्नल वाली एंट्री उनको जोड़ेंगे तो ये ट्रायल बैलेंस का रूप होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? बैलेंस शीट, चिट्ठा, जिसको अपन ने बोला, तुलनात्मक पत्र बोलते हैं। एसेट, देनदारी, लेनदारी लिखकर दर्शाया जाता है। एक होता है लाभ हानि चिट्ठा, प्रॉफिट लॉस, जिसके अंदर सारे लाभ हानि जिससे निकलता है, साल के आखिरी में नियम अनुसार निकालना चाहिए, बीच में भी कभी निकाल सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसी कैसी पॉलिसी होती है। उसके अलावा बैलेंस शीट में नोट्स एंड अकाउंट्स आता है, जिसके अंदर आपकी बैलेंस शीट में क्या क्या आपने एजम्पशन किए, क्या क्या सिद्धांत दिए, क्या क्या आपने मान के चले, तो उसको चीज लिखी जाती है। ये सारे एसेट्स होते हैं, नोट्स एंड अकाउंट होते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या क्या आता है? स्टॉक्स, जो भी माल रखा है, कैश, रिसीवेबल, फर्नीचर, फिक्सर। जो भी डेबिट साइड के आइटम है वो यहाँ आते हैं, क्योंकि आप ये देखो यहाँ लिख रहे हैं अपन डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर लिखते हैं ना, तो ये एसेट साइड में आ गया। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर लायबिलिटी साइड में आ जाएगा कि किसने पैसा दिया, उधार दिया, उसको क्रेडिट इसके अंदर आ जाएगा, तो लायबिलिटी में आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस में इनकम बतलाता है, नुकसान बतलाता है, किसी भी अमुक समय में अमुक पीरियड का वो बतलाया जाता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज में कैश फ्लो में बतलाई दिया, कैसे कहाँ से कैश आया कहाँ से गया, ये लिखा जाता है। लायबिलिटीज, बैंक्स में भी क्या होता है कि जो आपका पैसा जमा है वो लायबिलिटी साइड है, क्योंकि आपके लिए उनको देनदारी है, और पैसा जो आपने लिया वो उनके एसेट साइड में आता है। उन्होंने जो आपको लोन दिया वो एसेट साइड में जाता है। अब अपन चलते हैं फाइनेंस एंड ऑपरेशन वाले डिपार्टमेंट में। फाइनेंस जरूरी क्यों है, एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के बहुत सारे काम है, वो बता फाइनेंस अरेंज करता है, फाइनेंस को देखता है कि जिस चीज के लिए अपने बिजनेस खोला उसी में फाइनेंस जा रहा है या कहीं और जा रहा है, या सही जगह जा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं सेठ जी कोई गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, या कोई अपना के एम्प्लॉय गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट देखता है।
फाइनेंस डिपार्टमेंट ये भी देखता है कि आने वाले साल में अपने को बजट करना है, बजट में इस साल के बाद कितनी ग्रोथ करनी है, किस तरीके का डेटा बनेगा, क्या अपन किससे आगे निकल पाएंगे, किससे नहीं निकल पाएंगे, क्या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रहती, ये सारी चीजें उसकी स्ट्रेटेजी भी बनाएगा कि अपन के मेले में दुकान लगाएंगे तो कैसा होगा, अपन एक रोड शो करेंगे तो कैसा होगा। ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग में मददगार होता है और ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट का ये पार्ट है। ब्याज अपन ने चर्चा करी ली। ब्याज वो है किसी की चीज के पैसे यूज करने का, प्रीमियम है जो कि परसेंटेज के रूप में दिया जाता है, परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है, साल आमतौर पे सालाना दर्शाया जाता है। ब्याज दो तरीके के होंगे, सिंपल ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलने वाला, वो सिंपल साधारण ब्याज आता है, उसका फॉर्मूला है SI इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। 1 लाख रुपए के समझा 12% से 12,000 ब्याज होगा। दूसरा ब्याज होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है जो कि ब्याज साधारण ब्याज से वो ज्यादा रहता है। उसके अलावा अपन बात चले थे फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट, ये अक्सर आता है। फिक्स्ड रेट वो होता है कि जो पूरे लोन की ऋण की समय अवधि में एक सा रहेगा, फ्लोटिंग में कभी भी ये चेंज होता रहता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी होगी उसके हिसाब से वो चेंज होगा। इसमें EMI फिक्स में एक सी रहेगी, उसके अंदर EMI जैसे जैसे रेट चेंज होती, क्योंकि आमतौर पर अपन देखते हैं ना EMI बढ़ गई घट गई वो होता है, पर फ्लोटिंग रेट आमतौर पर फिक्स रेट से कम होता है क्योंकि ये कभी भी चेंज हो जाता है, इसलिए कम रहता है। फिक्स रेट में ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि लंबे 25 साल का हमने होम लोन दे दिया, अब 25 साल तो हमें मालूम है रेट कितनी दफे चेंज होगा, तो हमें उसको कवर करने के लिए फिक्स रेट से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इसके बाद एक आता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। कोई भी अपन लोन लेते हैं तो इक्वेटेड मंथली मतलब ब्याज जोड़ के इंस्टॉलमेंट बना दी जाती है, उसको इक्वेटेड बोलते हैं। इक्वेटेड शब्द से आप समझिए मंथली इंस्टॉलमेंट में आपने ब्याज को भी इक्वेट कर दिया और पूरे रकम के अंदर उसको बांट दिया, उसको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोली जाती है। रिजर्व रिपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम बताता है, उसके आधार पर ये रिपो रेट बनते हैं। तो ये अपना आज का प्रेजेंटेशन था। अब अपन उस पर चलते हैं कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, अपन इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप बताइए कैसा आपको लगा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और कुछ भी आपको पूछना है तो आप बिल्कुल निश्चित पूछिए, आपको मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने कोई और अभी भी पूछ सकते हैं, कोई इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है। बोलिए सर, आप में कोई भी पूछिए, कोई भी जान बताइए, बोलिए, क्योंकि अब सेशन खत्म होने वाला है, फिर दूसरा कोई सेशन शुरू होगा, तो अगर आप चाहें तो आप बोल दीजिए, कोई किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए। समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताइए। जी सर, बहुत समझ में आया है। आया है, चलिए। और कुछ पूछना है क्या, ये तो पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे से बताएं आप सर, बहुत अच्छा समझ में आया है। अच्छा, ओके, थैंक यू, फिर ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपका दूसरा सेशन शुरू होने वाला है, आपको अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और आपको ऑल द बेस्ट। आपको मेरी शुभकामनाएं, आप जरूर से पास होंगे, सब लोग प्रेजेंट होंगे, और ये आपने सब नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, फिर अपन अगला सेशन मेरा जब भी होगा तो अपन मिलेंगे। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो, मेरा अगला सेशन कुछ दिनों बाद होगा, इस विषय में भी पूछना हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप नोट करके लाइएगा, अपन इस पर भी चर्चा उस समय कर लेंगे। ठीक है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।